हेलो दोस्तों, मेरा नाम अजीत सिंह है। आपका मेरे चैनल द मोशन कोचिंग सेंटर में हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, एसएससी जीडी का ये मेरा दूसरा वीडियो है और मैं पहले से कुछ चेंजेस लेकर आया हूँ। देखिए, मेरे पास सुविधाएं कम है तो उसी हिसाब से मैं अपना जो कर सकता हूँ वो मैं कार्य कर रहा हूँ। तो उस सीरीज़ में देखिए मैं क्या कर रहा हूँ कि मैं 5-5 क्वेश्चन का एक मतलब एक्सप्लेन बिल्कुल अच्छे तरीके से जो टॉपिक उठा रहा हूँ उसको पूरी तरीके से ख़त्म, उसके बाद वहाँ से कुछ नहीं। तो आपका ये हेल्प कहाँ कहाँ आएगा, मैं फटाफट बता देता हूँ कि ये एसएससी जीडी जो आप एग्ज़ाम देने जा रहे हैं उसमें हेल्पफुल होगा। जो भी आया है, जो अदर एग्जामिनेशन होंगे उसमें हेल्पफुल होगा। मैं डेली एक ऐसा टॉपिक उठाऊंगा जिसको मैं ख़त्म करूँगा, ठीक है ना। जैसे आज हमारा जो फर्स्ट है उसमें जो हमारा फर्स्ट टॉपिक है आज राजा राम मोहन राय के बारे में है। बहुत इंपॉर्टेंट मैन है ये राजा राम मोहन राय जी। इनके बारे में ये है कि भैया देखिए, इन्हें पुनर्जागरण का पिता कहा जाता है। क्या कहा जाता है? पहला क्वेश्चन आता है कि पुनर्जागरण का पिता किसे कहते हैं, तो राजा राम मोहन राय जी कहा जाता है। तो जो राजा राम मोहन राय जी हैं, इनमें जो आगे जो राजा लगा है ना, ये राजा का टाइटल दिया गया है। ये राजा का टाइटल कौन दिया है? तो ये जो राजा का टाइटल दिया गया है वो दिया है अकबर सेकंड ने दिया है। किसने दिया है? अकबर सेकंड ने ये टाइटल दिया है। तो पूछता है कि राजा का टाइटल कौन दिया है राजा राम मोहन राय जी को, तो अकबर सेकंड ने दिया है। अगला हमारा जो टॉपिक है वो है भैया बुक से, कि भैया जो ये इम्पोर्टेंट बुक है इनकी कौन कौन सी बुक है। तो भैया ये देखिए जो बुक है ना, ये बुक का नाम दिया है संवाद कौमुदी। पहली पूछता है कि संवाद कौमुदी किसकी बुक है, तो राजा राम मोहन राय जी की बुक है। मिरातुल अखबार किसकी बुक है, तो ये भी अखबार है एक, राजा राम मोहन राय जी का है। परसिस्ट ऑफ जीसस पूछता है, बहुत पूछता है ये, तो ये परसिस्ट ऑफ जीसस किसका है? राजा राम मोहन राय का। गिफ्ट ऑफ मोनोथिज्म पूछता है, यानी कि एकेश्वरवाद का उपहार। गिफ्ट ऑफ मोनोथिज्म को हिंदी में बोलते हैं एकेश्वरवाद का उपहार। ये किसने लिखा है? तो ये भी राजा राम मोहन राय जी थे। देखिए, सबसे पहले क्या हुआ कि राजा राम मोहन राय जी जो थे ना अपने, उन्होंने 1814 ईस्वी में एक संस्था बनाई जिसका नाम था आत्मीय सभा। जिसका नाम क्या था? आत्मीय सभा बनाई। फिर उन्होंने एक संस्था और बनाई थी वेद समाज के नाम से या देव समाज के नाम से, मुझे याद नहीं आ रहा है एक्चुअल में, लेकिन वो 1825 में बनाई थी उन्होंने। फिर उसके बाद 1828 में इन्होंने एक ब्रह्म समाज के नाम से एक संस्था बनाई, ठीक है ना। ब्रह्म समाज के नाम से संस्था किसने बनाई थी? तो ये राजा राम मोहन राय की। पूछता है कि ब्रह्म समाज के संस्थापक कौन है, तो राजा राम मोहन राय। कब की थी स्थापना? 1828 ईस्वी में की थी। फिर हुआ क्या कि बाद में इसी में एक संस्था के और जुड़ गए जिसका नाम है तत्वबोधिनी सभा। जिसका नाम क्या है? तत्वबोधिनी सभा। कि कौन बनाया था इसको? देवेंद्रनाथ टैगोर ने बनाया था। कब बनाया था? यहाँ ठाकुर भी आ सकता है, देवेंद्रनाथ ठाकुर भी आ सकता है, तो टैगोर और ठाकुर दोनों चलेगा। कब बनाया गया था? तो 1839 ईस्वी में। तो पूछता है कि भैया तत्वबोधिनी सभा की स्थापना कब और किसने की थी, तो 1839 ईस्वी में देवेंद्रनाथ टैगोर ने की थी। अगला एक हमारा बहुत इंपॉर्टेंट है, इसमें चर्चा में रहा है ये वाला पार्ट। देखिए, जो ये आपका है कि बंग भाषा प्रकाशिका सभा, बंग भाषा प्रकाशिका सभा की जो स्थापना की थी वो किसने की थी? बंग भाषा प्रकाशिका सभा की, तो वो भी किसने की थी? राजा राम मोहन राय जी ने की थी। तो इतनी बात आपको समझ में आ गई। मतलब आपको राजा राम मोहन राय जी के बारे में नहीं पढ़ना होगा। मैं एक और बात बता देता हूँ राजा राम मोहन जी राय के बारे में, कि 1829 ईस्वी में, 1829 ईस्वी में, ठीक है, लॉर्ड विलियम बेंटिक के सहयोग से राजा राम मोहन राय जी ने, मतलब इनके सहयोग से या एक दूसरे के सहयोग से, इन्होंने सती प्रथा का अंत कर दिया। किसका अंत कर दिया? जो सती प्रथा है ना, इस सती प्रथा का अंत कर दिया। इन्होंने सती प्रथा का अंत कर दिया था, ठीक है भैया। ये जो सती प्रथा है इसका इन्होंने अंत कर दिया था। तो ये बात आप अपने दिमाग में रखेंगे कि सती प्रथा का अंत किसने किया था, तो राजा राम मोहन राय जी ने किया था। किससे समय? लॉर्ड विलियम बेंटिक के समय। कब किया था? तो 1829 ईस्वी में किया था, ठीक। अगला देखिए कि जो ब्रह्म समाज ऑफ इंडिया है 1826 ईस्वी 1828 ईस्वी में बना। 1839 ईस्वी में जब तत्वबोधिनी सभा बनाया था देवेंद्रनाथ टैगोर ने, तो इसमें इन्होंने इसके साथ मर्ज कर दिया, इसके साथ ब्रह्म समाज के साथ मिला दिया। लेकिन ये कुछ दिन तक चल नहीं पाया बहुत ज़्यादा। तो ये 1866 ईस्वी में जाके इसमें क्या हो गया? विभाजन हो गया। जब राजा राम मोहन जी खत्म हो गए तो इसमें विभाजन हो गया। तो ब्रह्म समाज ये दो भागों में बटा। कि कौन कौन? ब्रह्म समाज ऑफ इंडिया के में बटा और एक बता आदि ब्रह्म समाज में।
जो ब्रह्म समाज ऑफ इंडिया है इसको लीड किया केशव चंद्र सेन जी ने, और जो आदि ब्रह्म समाज इंडिया है उसे लीड किया देवेंद्रनाथ टैगोर जी ने लीड किया। ठीक है, अब यहाँ तक बात समझ में आ गई। अब अगला देखते हैं केशव चंद्र सेन जी के बारे में। ये भी बहुत ही महत्वपूर्ण आदमी रहे हैं। वेद समाज, वेद समाज के संस्थापक हैं। 1864 ईस्वी में वेद समाज की स्थापना हुई थी और इसके संस्थापक हैं। इनके बारे में भी स्पेसिफिक बात करेंगे केशव चंद्र सेन जी के बारे में। उनकी और भी संस्थाएं, लेकिन अभी फिलहाल हम इतना जानिए। वेद समाज के संस्थापक रहे। 1864 ईस्वी में स्थापना की। कहाँ की, बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न ये अब पूछ रहे हैं, डीप जा रहे हैं तो चेन्नई और मद्रास में की। ठीक है, और कौन कौन थे वेद समाज में इनके साथ, तो केशव चंद्र सेन तो मेन है ही है। इनके साथ एक व्यक्ति और, इनका नाम है के श्रीधरलू नायडू। के श्रीधरलू नायडू इनका नाम है, ये प्रमुख व्यक्ति रहे हैं। अब अगला बात करेंगे हम कि भैया अगला कौन हमारा है। देखिए, जो अगला व्यक्ति है, अगला चीज बात टॉपिक है हमारा धर्मसभा। अगला टॉपिक हमारा है धर्मसभा। इम्पोर्टेंट है भैया, ये बहुत पेपर में पूछा जा रहा है, अब नया में आ रहा है, क्योंकि अब बहुत सारी संस्थाएं पूछ जा चुकी है, तो ये कुछ नया है। धर्मसभा, धर्मसभा जो संस्थापक है वो राधाकांत देव जी हैं। कौन है? राधाकांत देव जी। कब किया था? तो 1830 ईस्वी में किया था इन्होंने, राधाकांत देव जी ने। ठीक है ना, तो राधाकांत देव जी किसके संस्थापक है? धर्मसभा के संस्थापक है। ये धर्मसभा किसके विरोध में बनाई गई थी? तो धर्मसभा जो बनाई गई थी वो ब्रह्म समाज के विरोध में बनाई गई थी। धर्मसभा, जो धर्मसभा बनाई गई थी वो ब्रह्म समाज के विरोध में बनाई गई थी ये धर्मसभा। ठीक है, अगला हमारा आता है कि परमहंस मंडली। देखिए, जो ये परमहंस मंडली है, ये जो परमहंस मंडली है ना, ये बनाई गई थी 1849 में, महाराष्ट्र में बनाई गई थी परमहंस मंडली। ठीक है, 1849 में महाराष्ट्र में बनाई गई थी, और इसके जो फाउंडर है दादोबा पांडुरंग मेहता जी दुर्गम्मा है। तो पूछता है कि परमहंस मंडली के संस्थापकों में से कौन है? तो दादोबा पांडुरंग और मेहता जी दुर्गम्मा है। 1849 ईस्वी में इसकी स्थापना हुई थी। तो ये आपकी इंपॉर्टेंट संस्थाएं रही हैं जो अब मैंने आज के दिन पढ़ा है। कल मैं दूसरी संस्था लाऊंगा और इसका पीडीएफ मेरे टेलीग्राम चैनल में मिल जाएगा। मैं टेलीग्राम चैनल का लिंक दे दूंगा यूट्यूब चैनल में डिस्क्रिप्शन में। ठीक है ना, आप वहाँ से देख लीजिएगा। अब अगली बात आते हैं। अगला जो टॉपिक हमारा है वो हमारा है, सॉरी देखते हैं, ये प्रमुख चित्रकला के बारे में हम लोग देखेंगे कि हमारे जो प्रमुख चित्रकला है वो कौन कौन सी हैं। चलिए, अगला टॉपिक हमारा है प्रमुख चित्रकला। प्रमुख चित्रकला कौन कौन सी है हमारी? देखिए भैया, राजस्थान प्रमुख चित्रकला पेपर में पूछता है कि प्रमुख चित्रकला कौन कौन सी है। राजस्थान में कौन सी चित्रकला है? पूछेगा फाड़ पेंटिंग या पट्ट चित्रकला कहाँ का फेमस है, तो पट्ट चित्रकला उड़ीसा में भी है भैया, याद रखिएगा आप लोग। जो पट्ट चित्रकला है वो उड़ीसा में भी है, ये बात को ध्यान रखिएगा। तो फाड़ पेंटिंग मोस्ट इम्पोर्टेंट, इसे तो आप याद कर लेंगे। ये फाड़ पेंटिंग तो इम्पोर्टेंट ही है, इसे तो आपको याद करना ही है। एक पट्ट चित्रकला, ये आपको याद रखना है कि ये भी राजस्थान में होता है, ये उड़ीसा में भी होता है, मैं पहले बता रहा हूँ आपको। अगला है बिहार। बिहार में एक पेंटिंग है जो मिथिला या मधुबनी पेंटिंग के नाम से फेमस है। ये एक्चुअल में दीवार पर पेंटिंग की जाती है। बिहार में आप जाएंगे, जो पुरानी कच्ची मतलब दीवार है उस पर बाहर से पेंटिंग कर दी जाती है, उसे मधुबनी या मिथिला पेंटिंग बोलते हैं। ये एनवायरनमेंट फ्रेंडली पेंटिंग होती है। ठीक है, अगला देखेंगे महाराष्ट्र। महाराष्ट्र में मोस्ट इम्पोर्टेंट वर्ली पेंटिंग। वर्ली पेंटिंग कहाँ होती है? पेपर में हर बार किसी न किसी सेट में आएगा। वर्ली पेंटिंग किससे संबंधित है? तो महाराष्ट्र से। अगला ये भी इम्पोर्टेंट है भैया, सब इम्पोर्टेंट मैंने लिखा है। आंध्र प्रदेश में कौन सा होता है? तो कलमकारी पेंटिंग होती है। सिक्किम में कौन सा होता है? थांका पेंटिंग होती है, इस बात को आप याद रखेंगे। गुजरात में कौन सी पेंटिंग? पिथौरा पेंटिंग होती है। मध्य प्रदेश में कौन सी पेंटिंग? गोंडा पेंटिंग होती है। तमिलनाडु में कौन सी पेंटिंग? तंजौर पेंटिंग होती है। उड़ीसा में कौन सी पेंटिंग? पट्टा चित्रकला पेंटिंग होती है। वेस्ट बंगाल में कौन सी पेंटिंग? कालीघाट कला होती है। तो याद रखेंगे आप, वेस्ट बंगाल में काली जी की बहुत सारी पूजा होती है। और जो वेस्ट बंगाल में जो प्री मानसून सावर होता है ना, प्री मानसून सावर होता है, जिसे प्री मानसून सावर का मतलब वर्षा जब हो जाती है, मानसून खत्म हो जाए उसके बाद वाली जो वर्षा होती है, लौटती हुई मानसून से जो बारिश होती है, उसे हम बोलते हैं काल बैशाखी। वहाँ पे नया साल भी होता है काल बैशाखी। ठीक है ना, तो याद रखेंगे। उड़ीसा, उड़ीसा में पट्टा चित्रकला है। तमिलनाडु में तंजौर की पेंटिंग है। ठीक है, तमिलनाडु में कौन सी है? तंजौर की पेंटिंग। उड़ीसा में पट्ट चित्रकला। वेस्ट बंगाल में कालीघाट पट्टकला। मध्य प्रदेश में गोंड पेंटिंग। याद रखेंगे, मध्य प्रदेश में कौन सी पेंटिंग होती है? गोंड पेंटिंग होती है। और मध्य प्रदेश में एक व्यक्ति है जिनका नाम है अर्जुन सिंह धुर्वे। इस व्यक्ति को
पद्म श्री पुरस्कार दिया गया अर्जुन सिंह धुर्वे को, याद रखेंगे आप। गुजरात में होता है पिथौरा पेंटिंग। पिथौरा पेंटिंग कहाँ का फेमस है? गुजरात में। गुजरात में मेला होता है श्यामलू जी मेला, याद रखेंगे। श्यामलू जी मेला कहाँ पे होता है? गुजरात में होता है। वौथा मेला भी कहाँ पे होता है? गुजरात में होता है। ठीक है, श्यामलू जी मेला और वौथा मेला ये कहाँ पे होता है? गुजरात में होता है। सिक्किम, सिक्किम में होता है थांका पेंटिंग होता है। क्या होता है? थांका पेंटिंग होता है, याद रखेंगे। थांका पेंटिंग कहाँ पर होता है? सिक्किम में। आंध्र प्रदेश में होता है कलमकारी पेंटिंग। महाराष्ट्र में वर्ली, बिहार में मधुबनी, राजस्थान में फाड़िया पट्टा चित्रकला पेंटिंग होती है। तो ये आपका पेंटिंग वाला एक पॉइंट खत्म हो गया। दूसरा क्वेश्चन खत्म हो गया। तीसरी क्वेश्चन की बात करते हैं हम। जो हमारा तीसरा क्वेश्चन है वो हम देखेंगे अब। तीसरा क्वेश्चन देखते हैं। तीसरा क्वेश्चन हमारा क्या है? ठीक है, जो तीसरा क्वेश्चन हमारा है वो है शिफ्टिंग कल्टीवेशन। शिफ्टिंग कल्टीवेशन या स्थानांतरित जो कृषि होती है उसके बारे में। इसे बोलते हैं स्लैश एंड बर्न। क्या बोलते हैं? स्लैश एंड बर्न बोलते हैं। क्या बोलते हैं? स्लैश एंड बर्न बोलते हैं। देखेंगे, इसको बोलते हैं स्लैश एंड बर्न कल्टीवेशन बोलते हैं। मोस्ट इंपोर्टेंट है शिफ्टिंग कल्टीवेशन को दूसरी क्या नाम है? स्लैश एंड बर्न कल्टीवेशन है। अब देखिए, यहाँ पे हमने आपको कुछ नाम दे दिया है यहाँ पे कंट्री का, और उस कंट्री में क्या कहा जाता है इसके बारे में हमने यहाँ पे आपको बताते। देखिए, लडांग कहाँ कहा जाता है? लडांग कहा जाता है इंडोनेशिया में। मिल्पा मैक्सिको में बोला जाता है। ये स्थानांतरित स्थानीय जो कृषि है उसका नाम है। स्लैश एंड बर्न में क्या होता है? कहीं पे जैसे पेड़ उड़ है उसे जला दिया, फिर उसके बाद वहीं पे खेती कर ली, फिर उसको जला के वहाँ से ले दूसरी जगह खेती कर ली। तो साफ सुथरा करके खेती करते हैं। मतलब इसमें क्या होता है, ये इन्वायरमेंटल को बहुत अफेक्ट करता है। ये मृदा जो होता है अपर्दन मृदा को बहुत नुकसान पहुंचाती है। तुंगिया, तुंगिया कहाँ पे होता है? म्यांमार में होता है। चीना श्रीलंका में होता है। रे वियतनाम में होता है। रोका ब्राजील में होता है। कोनुका कहाँ पे होता है? वेनेजुएला में होता है। तो याद रखेंगे, लडांग इंडोनेशिया, मिल्पा मैक्सिको, तुंगिया म्यांमार, चीन श्रीलंका, रे वियतनाम, रोका ब्राजील, कोनुको वेनेजुएला में होता है। अगला हमारा है कि भैया ये हमारा कंट्री का नाम है, ये नेम है, ये कंट्री का नाम है। ठीक है, देखेंगे झूम कहाँ पे होता है? कंट्री नहीं है भैया, एक्चुअल में सॉरी, यहाँ पे ये कंट्री नहीं है, ये गलत लिख दिया हमने। ये इंडिया है, और इंडिया के अंतर्गत जो भी जगह है उनकी हम वहाँ पे क्या कहा जाता है वो चीज़ हमने यहाँ पे लिख रखी है। ठीक है ना। देखिए, जो झूम है, झूम कहाँ कहा जाता है? जो स्लैश एंड बर्न टेक्निक है या शिफ्टिंग कल्टीवेशन को झूम कहाँ कहा जाता है? तो झूम कहा जाता है नॉर्थ ईस्ट में कहा जाता है। कुमारी का कहाँ कहा जाता है? पश्चिमी घाट में। पामा डाबी या ब्रिंगा कहाँ कहा जाता है? उड़ीसा में कहा जाता है। पेंडा या पोंडू कहाँ कहा जाता है? आंध्र प्रदेश में कहते हैं। दीपा कहाँ कहते हैं? छत्तीसगढ़ में कहते हैं। वालदरे कहाँ कहते हैं? राजस्थान में कहते हैं। कुरवा कहाँ कहते हैं? झारखंड में कहते हैं। बेवर या दहिया कहाँ कहते हैं? एमपी में कहते हैं। तो याद रखेंगे, झूम जो शिफ्टिंग कल्टीवेशन का नाम झूम है, वो झूम कहाँ है? नॉर्थ ईस्ट में। कुमारी कहाँ है? वेस्टर्न घाट में यानी पश्चिमी घाट में। पामाडाबी या ब्रिंगा कहाँ है? उड़ीसा में है। पेंडा या पोंडू कहाँ है? आंध्र प्रदेश में। दीपा कहाँ है? छत्तीसगढ़ में। वालद्रे कहाँ है? राजस्थान में। कुरुआ कहाँ कहा जाता है? झारखंड में। बेवर या दहिया मध्य प्रदेश में कहा जाता है। अब आ जाते हैं चौथा क्वेश्चन जो हमारा है वो भी इम्पोर्टेंट है। देखते हैं चौथा क्वेश्चन। हाँ, चलिए चौथा क्वेश्चन देखते हैं भैया। ये जो चौथा क्वेश्चन आपको दिख रहा है यहाँ पे, इसे बोलते हैं फॉरेस्ट रिपोर्ट। पेपर में एक बार आता है जरूर, ये क्वेश्चन तो आना ही आना तय है कि फर्स्ट फॉरेस्ट रिपोर्ट कब आई थी? तो 1887 में आई थी फर्स्ट फॉरेस्ट रिपोर्ट। ठीक है, और जो रिपोर्ट देने वाली एक संस्था भी है वो देहरादून में। कहाँ पे है? देहरादून में है ये संस्था, देहरादून में है। ठीक, लेटेस्ट रिपोर्ट कब आई थी? तो भैया लेटेस्ट रिपोर्ट जो आई थी आपकी वो 2023 में आई थी। लेटेस्ट रिपोर्ट जो आई थी वो 2023 में आई थी। ये बाईएनियल रिपोर्ट है। बाईएनियल का मतलब होता है कि ये 2 साल पे आने वाली रिपोर्ट है। कब आती है? 2 साल पे आने वाली रिपोर्ट है। ठीक है भैया, अब देखते हैं अगला बात। फॉरेस्ट कवर कितना दिया गया इसमें, कि भारत में फॉरेस्ट कवर कितना है? तो फॉरेस्ट जो कवर है वो है 21.7% फॉरेस्ट कवर है। ठीक है, जहाँ पे जंगल है। और ट्री कवर कितना है? ट्री कवर भाई छुटपुट कहीं कहीं हो सकता है। ट्री कवर जैसे हम लोग जहाँ रहते हैं बनारस जौनपुर में, तो यहाँ पे क्या है भैया? ट्री कवर है, फॉरेस्ट कवर तो है नहीं। फॉरेस्ट तो कहाँ पे होगा? जहाँ पे स्पेसिफिक फॉरेस्ट होगा ना,
जैसे हमारा यहाँ पे दुधवा नेशनल पार्क है, वहाँ पे जाएंगे तो फॉरेस्ट कवर होगा। तो अभी ट्री कवर कितना है, 2.9% है। इसे बढ़ाने की बात कर रही है गवर्नमेंट, ठीक है, 2.9%। तो फॉरेस्ट कवर 21.7 और ट्री कवर 2.9% होता है। डायरेक्ट पूछ लेता है फॉरेस्ट कवर कितना है, 21.7, ट्री कवर कितना है, 2.9% होता है। अब फॉरेस्ट और ट्री दोनों को मिला कितना हो जाएगा, फॉरेस्ट और ट्री दोनों को मिला देंगे भैया तो ये हो जाएगा हमारा 24.6% हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 24.6%। याद रखेंगे 2 साल का वार्षिक रिपोर्ट होता है। कब आया था पहली बार, 1987 में आया था। लेटेस्ट रिपोर्ट 2023 का है। इसकी संस्था कहाँ से होती है, देहरादून से वो चलती है, देहरादून से रिपोर्ट पेश की जाती है। फॉरेस्ट कवर कितना है, 21.7%। ट्री कवर कितना है, 2.9%। टोटल कितना है, फॉरेस्ट प्लस ट्री मिला देंगे तो 24.6% है। अब अगली बात कर देंगे हम यहाँ पे कि भैया जो हाईएस्ट फॉरेस्ट कवर कितना है। भैया ये हमारा अंक के टर्म में है, ये परसेंटेज के टर्म में नहीं है। जो पहला पॉइंट हम यहाँ पे दिखा रहे हैं, देखिए जो ये वाला जो है ना हमारा, ये वाला है, ये हमारा अंक के टर्म में कवर दिया गया है। और यहाँ पे जो दिया गया है ये परसेंटेज के टर्म में दिया गया है, ठीक है। तो अंक के कवर में बात किया जाए, बस न्यूमेरिकली बात किया जाए, जैसे परसेंटेज में ना पूछा जाए, तो उस केस में जो सबसे ज़्यादा है फॉरेस्ट कवर वो एमपी में है। कहाँ पे है, एमपी में। दूसरे नंबर पे कहाँ पे है, अरुणाचल प्रदेश में। तो याद रखेंगे, फर्स्ट पे एमपी, दूसरे पे अरुणाचल प्रदेश। भैया सबसे लोएस्ट लिटरेसी रेट कहाँ की है, सबसे लोएस्ट लिटरेसी रेट जो है वो मतलब कम पढ़े लिखे सबसे ज़्यादा कहाँ पे, बिहार में है। और दूसरे नंबर पे सबसे कम पढ़ा लिखा व्यक्ति कहाँ पाया जाता है, अरुणाचल प्रदेश में। याद रखेंगे, ये भी एक्स्ट्रा फैक्ट है आपके लिए। अब अगला हमारा टॉपिक है कि अगला पॉइंट इसी में है कि परसेंटेज वाइज, अगर आप परसेंटेज वाइज बात करेंगे कि परसेंटेज वाइज कौन है, तो परसेंटेज वाइज में हमारा मिजोरम टॉप पे है और जो सेकंड पे आता है अरुणाचल प्रदेश। ये नहीं पूछेगा मिजोरम में कितना परसेंट, बस पूछेगा परसेंटेज वाइज कौन टॉप पे, तो मिजोरम है। और दूसरे नंबर पे कौन आता है परसेंटेज वाइज में भी, तो यहाँ भी अरुणाचल प्रदेश में, अरुणाचल प्रदेश आता है, ठीक है। अब अगला बात करेंगे हम, अगला कलर चेंज कर लेते हैं, ये कलर लेते हैं। लोएस्ट फॉरेस्ट कवर किसका है, तो जो लोएस्ट फॉरेस्ट कवर है भैया वो हरियाणा का है। किसका है, हरियाणा का है। ये आपसे पेपर में पूछ दिया जाएगा, लोएस्ट फॉरेस्ट कवर किसका है, तो हरियाणा का होता है। हाईएस्ट फॉरेस्ट इंक्रीज कहाँ पे हुआ, सबसे ज़्यादा फॉरेस्ट इंक्रीज 2023 के रिपोर्ट के अकॉर्डिंग कहाँ हुआ है, तो वो हुआ है आंध्र प्रदेश में हुआ। कहाँ पे हुआ है, वो आंध्र प्रदेश में सबसे ज़्यादा इंक्रीज हुआ है। तो ये बात याद रखेंगे। फॉरेस्ट रिपोर्ट देहरादून से पेश किया था। फर्स्ट रिपोर्ट 1987 में आई थी। लेटेस्ट 2023 में ही 2 साल पर रिपोर्ट पेश होती है, देहरादून से आती है। फॉरेस्ट कवर 21.7%, ट्री कवर 2.9% है। फॉरेस्ट प्लस ट्री मिला देंगे 24.6%। सबसे हाईएस्ट फॉरेस्ट कवर अगर अंक में बात करेंगे एमपी और दूसरे नंबर पर अरुणाचल प्रदेश है। परसेंटेज वाइज बात किया करेंगे तो मिजोरम है, दूसरे पर अरुणाचल प्रदेश है। लोएस्ट फॉरेस्ट कवर की बात करेंगे तो हरियाणा, हाईएस्ट फॉरेस्ट इंक्रीज की बात करेंगे तो वो आंध्र प्रदेश है। अब बात करेंगे हम ग्रासलैंड के बारे में कि भैया जो हमारा ग्रासलैंड है वो ग्रासलैंड कहाँ पे सबसे ज़्यादा है, ठीक है भैया। तो ग्रासलैंड क्या, ये बात कर लेते हैं ग्रासलैंड के बारे में। चलिए देखिए, जो ग्रासलैंड हमारा है तो ग्रासलैंड की एक बार बात कर लेते हैं हम लोग। अगला हमारा टॉपिक है ग्रासलैंड, पॉइंट है, 5वां क्वेश्चन है आज का और लास्ट क्वेश्चन है ये। ग्रासलैंड, जो ग्रासलैंड हमारा है भैया, घास का मैदान। इसमें 2 टाइप के ग्रासलैंड पाए जाते हैं। पहला होता है जो टोरिड जोन होता है, दूसरा होता है टेम्परेट जोन। होता है क्या टोरिड जोन, टेम्परेट जोन, ये जरा देखो लो। देखिए ये अर्थ है, थोड़ा कलर चेंज कर ले भैया इसका, ब्लैक। चलो इसको मिटाते हैं, ये हो गया। अब देखते हैं, जैसे देखिए ये क्या होता है ना, ये मान लीजिए हमारा अर्थ है, तो यहाँ पे होता है एक लाइन होती है, यहाँ पे एक लाइन होती है, ये 23.5, 23.5, और ये भी होते हैं 23.5, और यहाँ पे होता है ये 66.5। साउथ होता है, ये भी साउथ होती है, ठीक है, ये भी साउथ होती है, ये नॉर्थ होती है, और यहाँ पे होता है हमारा 66.5 नॉर्थ, ठीक है। देखिए जो यहाँ पे जो ये जोन है
जो ये वाला जोन है, ये वाला, इसे हम बोलते हैं क्या, इसे हम बोलते हैं टोरिड जोन बोलते हैं। क्या बोलते हैं हम, इसे बोलते हैं टोरिड जोन। तो ये टोरिड जोन 23 हाफ नॉर्थ से लेके 23 साउथ, यानी कि 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश लेके 23.5 डिग्री दक्षिणी अक्षांश के बीच में पाई जाती है। और जबकि हमारा जो ये वाला है, जो हमारा टेम्परेट जोन है, यानी शीतोष्ण घास का मैदान है, वो इस वाले एरिया में पाया जाता है। इस वाले एरिया में क्या पाया जाता है, शीतोष्ण घास के मैदान, यानी 23 डिग्री साउथ से लेकर 66 डिग्री साउथ और 23 डिग्री नॉर्थ से लेकर 66 डिग्री नॉर्थ के बीच में कौन पाया जाता है, ये शीतोष्ण पाया जाता है, शीतोष्ण घाट के मैदान। जबकि 23.5 डिग्री नॉर्थ और 23.5 डिग्री साउथ के बीच में, यानी इस वाले एरिया में जो आपको दिखा रहे हैं ना, ये वाला एरिया, ये वाला जो एरिया है, इस वाले एरिया में, ये वाला जो एरिया है, इस वाले एरिया में जो पाया जाता है, इस वाले एरिया में जो पाया जाता है, वो पाया जाता है क्या, वो पाया जाता है हमारा उष्ण कटिबंधीय घास के मैदान पाए जाते हैं। ठीक है भैया। अब इसमें देखेंगे घास के मैदान कौन कौन से हैं। इसमें जो घास के मैदान है, मिटा देते हैं इसको अच्छे तरीके से, साफ सुथरा हो जाएगा हमारा। इसमें देखिए जो घास के मैदान है हमारे कौन कौन से हैं, देखते हैं। उष्ण कटिबंधीय घास के मैदान मैंने यहाँ लिख रखा है, ठीक है। अफ्रीका में घास के मैदान कौन से पाई जाती है, शवाना पाई जाती है। ब्राजील में कंपोस्ट, वेनेजुएला लानोस। पूछता है कि जो शवाना उष्णकटिबंधीय घास के मैदान है वो कहाँ पाई जाती है, अफ्रीका में। जो कंपोस्ट है वो कहाँ पाई जाती है, ब्राजील में। जो लानोस है वो कहाँ पाई जाती है, वेनेजुएला में पाई जाती है। तो याद रखेंगे इस बात को। अगला टॉपिक हमारा, अगला सॉरी इसी में है अगला, कि भैया टेम्परेट ग्रासलैंड कहाँ पे है। तो टेम्परेट ग्रासलैंड जो होता है ना, शीतोष्ण घास के मैदान, वो कौन कौन सी है। तो अर्जेंटीना में जो पाई जाती है वो पंपास पाई जाती है। हंगरी में जो पाई जाती है वो पूछताछ पाई जाती है। ऑस्ट्रेलिया में जो पाई जाती है वो डाउन्स पाई जाती है। दक्षिण अफ्रीका में वेल्स पाई जाती है और उत्तर अफ्रीका में प्रेयरी पाई जाती है। देखिए प्रेयरी इंपॉर्टेंट है। प्रेयरी को बोला जाता है व्हीट ग्रेनरी ऑफ द वर्ल्ड बोला जाता है। मैंने यहाँ पे लिखा भी है, व्हीट ग्रेनरी ऑफ द वर्ल्ड बोला जाता है प्रेयरीज को, ठीक है। और जो एशिया या यूरोप में पाई जाती है उसे स्टेपीज बोलते हैं। तो बोलता है कि स्टेपीज कहाँ पाई जाता है, एशिया यूरोप में पाई जाती है। देखिए जो ये होता है टेम्परेट जोन वाला, जो शीतोष्ण घास के मैदान होते हैं, न्यूट्रिशियस होते हैं, इसमें न्यूट्रियस पाया जाता है। लेकिन जो ट्रॉपिकल उष्णकटिबंधीय होते हैं इसमें न्यूट्रिशियस नहीं होते हैं, तो इसे एलिफेंट ग्रास भी बोला जाता है। ठीक, जो ये वाला है ना, इसको एलिफेंट ग्रास बोलते हैं और इसे बोलते हैं न्यूट्रिशियस ग्रासलैंड बोलते हैं। इसमें अर्जेंटीना में पाया जाता है पंपास, हंगरी में पाई जाती है पूछताछ, ऑस्ट्रेलिया में डाउन्स पाई जाती है, दक्षिण अफ्रीका में वेल्स पाई जाती है, उत्तर अमेरिका में प्रेरीज पाई जाती है, एशिया यूरोप में स्टेपीज पाई जाती है। जो उत्तर अमेरिका में प्रेरीज पाई जाती है इसे व्हीट ग्रेनरी ऑफ द वर्ल्ड बोला जाता है। तो ये आज आपका 5 प्रश्न समाप्त हुआ। भैया आप कोई सा भी पेपर देंगे तो मुझे पूरा भरोसा है कि जो ये आप जो देख रहे हैं ना, जो ये आप देख रहे हैं, ये पांचों क्वेश्चन का जो पीडीएफ आपके सामने दिख रहा है अभी स्क्रीन पे, देखिए ये जो हमारा पहला है, राजा राम मोहन राय से संबंध में और कुछ संस्थाओं के नाम, प्रमुख चित्रकला, शिफ्टिंग कल्टीवेशन हमने बताया, फॉरेस्ट रिपोर्ट बताया, उसके बाद हमने ग्रासलैंड के बारे में बताया। तो ये भैया इसको बनाया हमने बहुत मेहनत से, और आप इसको पढ़ेंगे। पीडीएफ का हम डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम चैनल दे देंगे, वहाँ पे आप पीडीएफ डाउनलोड कर लेंगे। भैया देखिए सिंपल बात, ये जो है इम्पोर्टेंट फैक्ट है, जो एसएससी जीडी में या दिल्ली पुलिस का आप पेपर देंगे तो वहाँ पे डायरेक्टली आपसे पूछ लिए जाएंगे, या कोई भी वनडे एग्जाम देंगे वहाँ पे डायरेक्टली, वनडे क्या सीजीएल या एनटीपीसी का पेपर आने वाला, वहाँ पे डायरेक्टली प्रश्न पूछे जाएंगे। इसमें नहीं विश्वास होता है, प्रीवियस ईयर का पेपर उठा के देख लीजिए आप, उसमें दिया गया प्रश्न डायरेक्टली। भैया मैं एसएससी जीडी, दिल्ली पुलिस, सीआरपीएफ सीएम का एग्ज़ाम निकाला हूँ, तो मुझे पता है क्या पूछता है क्या नहीं पूछता है। और आपको अगर भरोसा है तो इस चीज़ को पढ़िए। आप किसी भी टीचर का भक्त मत बनिए, आप अच्छे से पढ़ाई करिए, आप सिलेक्शन लीजिए, मैं बस इतना कहूँगा, ठीक है। चलिए, और चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। आप लोग कहना तो नहीं चाहता तो बट कहना पड़ रहा है, मेहनत है, और आप लोग अगर मेहनत समझ रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिए भैया, और लाइक करिएगा, और दूसरे दोस्तों से बताइएगा, क्योंकि मैं पहली बार शुरुआत कर रहा हूँ, तो आप समझ रहे हैं ना, तो आप उसको देख लीजिएगा। चलिए, धन्यवाद आपका।